नमस्कार। ज्योतिष की गलत अवधारणाओं को लेकर के इन दिनों मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। वैसे तो पहले भी कई सारे ढेर सारे वीडियोस में बना चुका हूं, ढेर सारे लेख में दे चुका हूं, जिसके माध्यम से जो भी ज्योतिष की गलत अवधारणाएं हैं, जहां पर भी ज्योतिष के नाम पर, धर्म के नाम पर लूटपाट की बात होती है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और आप सभी को जागृत करने का प्रयास करता हूं। पुनः मैं इस प्रकार के वीडियोस आपके साथ लेकर के आ रहा हूं। देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये शुक्र देवता पर है और खासतौर पर मैं वैसे वीडियोस ज्यादा लेकर के आता हूं जिसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली सचमुच में आपके मन में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन या निराशा या हताशा या परेशानी बनती होगी। जब मैं कंसल्टेशन देता हूं तो उस दौरान जो भी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो कि कॉमन होते हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि आप सभी के साथ उन बातों को, उन सवालों को शेयर करना चाहिए, फिर उनके उत्तर भी आपको देना चाहिए। आज का कुछ ऐसा ही सवाल है। कई बार और बार बार मुझसे पूछा जाता है कि शुक्र देवता यदि लग्न कुंडली में कहीं अस्त है या खराब है या मारक है, या शुक्र देवता का जो स्थिति है वो अच्छा नहीं है, तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। ये कई बार मुझसे पूछा जाता है। कई माता पिता जो है अपने बच्चों को लेकर के डरे हुए रहते हैं। कई बार वैवाहिक जीवन जब खराब होता है और फिर कोइंसिडेंटली कहीं शुक्र का स्थिति खराब होता है तो वो लोग शुक्र को ज्यादा ब्लेम देने लग जाते हैं कि भाई शुक्र की वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो गया। तो एक्चुअल में सच्चाई क्या है? तो देखिए, शुक्र देवता का स्थिति हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर ग्रह का स्थिति महत्वपूर्ण है, हर ग्रह को अलग अलग दर्जा मिला है। जैसे गुरुदेव जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं। सूर्य देवता जो है वो ओज के, तेज के, फेम के, नेम के, प्रकाश के कारक हैं, वो आत्मा के कारक भी है, चंद्र मन के कारक है। इस प्रकार शुक्र देवता भी जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ वैवाहिक जीवन के, प्रेम के कारक माने जाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है कि केवल शुक्र देवता की ही स्थिति को देख करके आप ये अनुमान लगा लें कि भाई आपका वैवाहिक जीवन इस वजह से, या आपके बच्चे का वैवाहिक जीवन, या आपके नियरेस्ट डियरेस्ट का वैवाहिक जीवन इस वजह से खराब हो रहा है या हो जाएगा भविष्य में। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए शुक्र देवता किसी की कुंडली में मारक है। अब बहुत से लग्न कुंडलियां ऐसी होती है जिसमें शुक्र देवता मारक रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली कुंडली मान लेते हैं जो कि मेष लग्न की होती है, शुक्र देवता मारक होते हैं। उसके बाद में वृश्चिक लग्न की कुंडली होती है, उसके बाद में सिंह लग्न की कुंडली होती है, धनु लग्न की होती है, मीन लग्न की होती है। बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती है जहां पर शुक्र देवता मारक होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जिसकी मेष लग्न की, वृश्चिक लग्न की, धनु लग्न की, मीन लग्न की, सिंह लग्न की कुंडलियां हैं, क्या उनके वैवाहिक जीवन खराब हो जाएंगे? क्योंकि उनकी कुंडली में तो सूर्य देव माफी चाहूंगा शुक्र देवता मारक ग्रह है। तो शुक्र देवता के मारकत्व, कारकत्व या अस्त होने से ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वैवाहिक जीवन खराब ही हो जाएगा। हाँ, कई बार ये होता है कि शुक्र देवता यदि सप्तमेश हो गए, या शुक्र देवता कहीं नवमांश कुंडली में किसी प्रकार से लग्न या सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ इश्यूज बन सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं एक बात ये कहता हूं कि एक ग्रह को देख करके आप ये डिसाइड ना करें कि भाई कुछ चीज खराब हो जाएगी। जैसे यहाँ शुक्र देव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लग्न कुंडली का सप्तम स्थान, लग्न कुंडली का प्रथम स्थान, लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली का सप्तम स्थान, नवमांश कुंडली का प्रथम स्थान, ये देखना बहुत मायने रखता है। और मैं हमेशा बार बार एक बात कहता हूँ कि जब खास तौर पर वैवाहिक जीवन की बात होती है ना, तो आपकी पर्सनल जो कुंडली होती है वो केवल 20% आपके बारे में बताती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। कुंडली मिलान जो होता है वो एग्जैक्टली रिमेनिंग 80% वो आपके बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है। तो और यदि वैवाहिक जीवन को जानना है तो पूरा कुंडली मिलान करना पड़ता है, पर्सनल कुंडलियां भी देखनी पड़ती है, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली भी देखनी पड़ती है, और उसके बाद में आपको ये बताया जा सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा या अच्छा होगा। जरा एक फैक्ट को जरा समझिए, एक बात को समझने का प्रयास करिए कि यदि आपकी कुंडली देख करके ये बता दिया जाए कि भाई आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, मान लीजिए आपकी कुंडली को देख करके बता दिया वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, तो भैया कुंडली मिलान की जरूरत क्यों पड़ेगी? या मान लीजिए किसी की कुंडली को देख करके ये बता दिया आपका वैवाहिक जीवन बहुत खराब होने वाला है, अब खराब ही होगा ना, कुंडली मिलान करके क्या कर लेंगे? तो कुंडली मिलान का जन्म क्यों हुआ? हमारे ऋषि मुनि, बड़े जो महान वैज्ञानिक रहे, इन्होंने कुंडली मिलान का जन्म करा ही क्यों? इसीलिए किया क्योंकि आपकी पर्सनल एक कुंडली से
एक व्यक्ति की कुंडली से ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो दो जनों, क्योंकि विवाह दो जनों का है, कपल का है, तो कपल की कुंडली को मिलाते हैं तब जाकर के पता चलता है कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो आज के इस वीडियो में मेरा उद्देश्य आपको बताना यह है कि शुक्र देवता का यदि कहीं स्थिति आपकी कुंडली में खराब है तो वैवाहिक जीवन भी खराब नहीं होगा। और चूंकि शुक्र देवता भौतिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, धन को, ऐश्वर्य को, वैभव को रिप्रेजेंट करते हैं, माता लक्ष्मी के प्रतीक है, तो इसका यह मतलब कतई नहीं कि शुक्र देवता यदि मारक है या खराब है या आस्था है तो वो आपको खराब ही फल देने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस बात की चिंता आप ना करें कि शुक्र देवता खराब ही फल देंगे यदि कहीं अस्त है या खराब है या नीच राशि स्थित आकर के शुक्र देवता बैठे हैं तो। बस यही उद्देश्य था शुक्र देवता को लेकर के। पहले मैंने मंगल देवता को लेकर के भी अभी 2 या 3 दिन पहले वीडियो बनाया था, चंद्र देवता को लेकर के भी 2 या 3 दिन पहले वीडियो मैंने बनाया था और आपको मैंने उसके बारे में भी गलत अवधारणा क्या है वो बताई थी और सच्चाई का ज्ञान करवाया था। आज ये मैंने आपके समक्ष रखा है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।